मॅडम सुरू करूयात आपण. हो हो. नमस्ते, मैं वैद्य सुलक्षणा बंसोड़े आप सभी का अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान मार्फत स्वागत करती हूँ। आज आप सभी जी यस नमस्ते, मैं वैद्य सुलक्षणा बंसोड़े अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान मार्फत आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैद्य आपुल्या घरी इस उपक्रम के प्रथम अध्याय में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की स्थापना वैद्य अनंत बाकरे जी के पुण्य स्मरण में 2018 में की गई है। इस संस्था का उद्देश्य आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करना यह है। इस संस्था को वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, वैद्य विशाखा बाकरे जी, उसी के साथ वैद्य रेणुका गयाल, अभिजीत सराफ और कई मान्यवर जुड़े हुए हैं। इस संस्था द्वारा हम अलग अलग उपक्रम करते हैं कि जिससे हम ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से ज्यादा श्री क्षेत्र कालिदास दिवोदास धन्वंतरी के स्थानोत्सर्ग की जगह अर्थात धनेज सुलक्षणा तू सॉरी अनम्यूट सुलक्षणा तू म्यूट झालीये परत. हां येतोय आवाज? हो हो येतोय. इस संस्था द्वारा हम पिछले 10 साल से ज्यादा श्री क्षेत्र काशीदास दिवोदास धन्वंतरी जी का स्थानोत्सर्ग की जगह अर्थात धनेज गुजरात यहाँ निवासी संहिता निरूपण का आयुर्वेद स्नातकों के लिए आयोजन करते हैं। उसी के साथ वैद्य बिंदु माधव कट्टी सर जी के पुण्य स्मरण में आयुर्वेद परिषद का भी आयोजन करते हैं। यह संस्था सिर्फ आयुर्वेद स्नातकों के लिए कार्य करते हैं ऐसे नहीं है, सर्वसामान्य जनता के लिए भी आयुर्वेद पहुंचाने के लिए और हम अलग अलग उपक्रम करते हैं, जैसे कि आईना थाना, जहां हम ग्राम मंगल संस्था से जुड़कर आदिवासी बच्चों का जांच करते हैं, उन्हें औषधियां देते हैं। साथ में ही वैद्य अपुल्या घरी इस उपक्रम के द्वारा हम अलग अलग विषयों पर तज्ञों का मार्गदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। आज इसी के सिलसिले में है, आज हम प्रथम पुष्प में आज हम सब मिले हैं। आज हम कर्करोग और आयुर्वेद इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित है। आप सभी को पता है, अभी प्रगत विज्ञान और उच्च साधन सामग्री के हम युग से जुड़े हुए हैं। इस आधुनिक ज्ञान का हमें वैद्यकीय क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा है। नए इंस्ट्रूमेंट्स, इमरजेंसी मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स और डिफरेंट सर्जरीज, फिर भी हम कर्करोग यानी कैंसर से इस व्याधि पर अभी तक मात नहीं कर पा रहे हैं। 2020 के कैंसर के सर्वेक्षण अनुसार 1.5 कोटि से ज्यादा लोग इस व्याधि से दुर्धर व्याधि से जूझ रहे हैं। पूरे जगत में मृत्यु का हृदय रोग के बाद कैंसर का हृदय रोग के बाद या हार्ट डिजीज के बाद सेकेंड नंबर पर कैंसर यह व्याधि है। तो इसीलिए इस व्याधि का हमारा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यह कैंसर क्या है, यह क्यों होता है, यह कैसे पता चले कि हमें कैंसर हुआ है, इसका इलाज क्या है, क्या आयुर्वेद में कैंसर है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक हो सकता है, कैंसर में क्या परहेज करें, आनुवंशिकता का क्या रोल है, आदि प्रश्न, इन सभी का उत्तर हमारे मन में या सवाल हमारे मन में खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमसे बात करने वाले हैं वैद्य रेणुका गयाल मैडम। वैद्य रेणुका गयाल मैडम, इनके बारे में मैं आप सभी को परिचित करना चाहती हूँ। तो वैद्य रेणुका गयाल मैडम साहब, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस उपक्रम में। उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वैद्य रेणुका गयाल मैडम ये MD PhD काय चिकित्सा है। इन्होंने आपने डिप्लोमा डायटिक्स और योग एंड आयुर्वेदा में किया हुआ है। आप काय चिकित्सा में प्रोफेसर होकर 20 साल से अधिक आपने अध्ययन किया है। इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर वाघोली, यहाँ आप पंचकर्मा में ऑनररी कंसल्टेंट काफी रिसर्च प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है। आपके तमकश्वास एक अध्ययन, पथ्यकर आहार शाकाहार, यह किताबें है लिखी है। आपके 10 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड है। आप वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी के चरक चिंतन तथा वैद्य कोल्हटकर सर के माधवाचार्य गुरुकुल में गेस्ट लेक्चरर के दौरान बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए भी जाते हूँ। तो मैडम, आपका स्वागत है। और आप सभी से मुझे लगता है कि सभी लोग आपसे अलग कैंसर इस विषय पर
अलग अलग चीजें जानने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मैडम। सबसे पहले मैडम, हम शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद प्रतिष्ठान मार्फत यह कार्यक्रम है, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कर्क रोग का आयुर्वेद में उल्लेख है? धन्यवाद सुलक्षणा। और आज यहाँ पर सभी जुड़े हुए वैद्य या सामान्य जन जो इस विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं, उन सभी का इस वैद्य अपुल्या घरी इस कार्यक्रम में मैं अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की ओर से और मेरी ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी सुलक्षणा ने कैंसर के बारे में जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है, और आयुर्वेद में इसका उल्लेख है क्या, कि या आयुर्वेद में इसका समावेश कैसे करें, इसके बारे में हम एक से बाद एक जो प्रश्न आएंगे उससे और भी जानकारी ज्यादा स्पष्ट करेंगे ही। लेकिन एक बात मैं इस प्रश्न के उत्तर में बोलना चाहती हूँ कि कैंसर ये नामकरण जो हुआ है वो आधुनिक शास्त्र ने किया है। उसका जो भाषांतर हुआ है सामान्य जन के लिए समझने के लिए, वो हुआ है कर्क रोग के तौर पर, उसका नामकरण हुआ है कर्क रोग। लेकिन ये जो नामकरण हुआ है कर्क रोग, इसका कुछ अलग अर्थ है, अलग मीनिंग है। जैसे कि जिसको हम खेकड़ा बोलते हैं, जो शरीर को बहुत ज्यादा जूझने के बाद, शरीर से जूझने के बाद शरीर को खोखला बना देता है और शरीर का बहुत ज्यादा व्याधि प्रतिकार शक्ति कम करता है और अंततः ये असाध्य अवस्था में जाता है। इसलिए इसका इस प्रकार से नामकरण किया हुआ है। लेकिन आयुर्वेद में इसका एक रोग के साथ हम सामान्यता नहीं दिखा सकते। बहुत सारे व्याधि है जिनका असाध्य अवस्था या कष्ट साध्य अवस्था या याप्य अवस्था जो आती है, उसका आयुर्वेद से जो निदान होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हम आगे के प्रश्न जब जैसे सुनते जाएंगे उसके अनुसार इसका और स्पष्टीकरण आप सभी को मिलना चाहिए। जी मैडम, मतलब हमें यह समझना चाहिए कि कर्क रोग इस नाम से आयुर्वेदा में व्याधि नहीं है, लेकिन उसके लक्षण स्वरूप अलग अलग व्याधियां हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है। और उसी से रिलेटेड यह हम जानना चाहते हैं कि जैसे आधुनिक शास्त्र में अलग अलग कारण बताए जाते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं तो कैंसर हो सकता है, आप ड्रिंक्स करते हो तो कैंसर हो सकता है, आप तीखा खाते हो तो कैंसर हो सकता है। तो वैसे ही आयुर्वेदा में और आधुनिक शास्त्र में और कैंसर होने के क्या क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि कारण क्या है। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिस शास्त्र में कार्य कारण भाव की बहुत ज्यादा स्पष्टता से उल्लेख किया है। जैसे कि कोई भी कारण नहीं तो कार्य घटता नहीं, कार्य उभर नहीं आता। तो हर एक व्याधि के लिए भी यही बात है। तो हर एक व्याधि में जैसे कारण होता है उसी प्रकार कैंसर का भी कारण है। आज एक शास्त्र ऐसा बोलता है कि इसकी इटियोलॉजी मालूम नहीं है, अननोन इटियोलॉजी है। और हमारा आयुर्वेद शास्त्र सभी व्याधियों के लिए दोष एक महत्वपूर्ण कारण बताता है। जैसे कि दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। इसका सरल अर्थ यह है कि सभी व्याधियों के मूल कारण जो दोष है वो है। अभी दोष क्या है? तो दोष शरीर की शारीरिक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया के लिए शरीर में दोष रहते हैं, जो वात पित्त कफ, ये 3 दोष है। हमारे शरीर के सभी जो शारीरिक क्रिया चलती है वो इसी के कारण चलती है। और इसमें कुछ बिगाड़ हो गया, कुछ क्वालिटी क्वांटिटी की तरफ से कुछ बिगाड़ हो गया तो वो व्याधि निर्माण करते हैं। तो कैंसर भी ऐसी ही एक व्याधि है जिसमें ये दोष कारण होते हैं। लेकिन उसके साथ केवल दोष नहीं, कैंसर में धातु, अग्नि,
मनोबल, शरीर बल, व्याधि प्रतिकार शक्ति बल, ये सभी का एक कुछ न कुछ अलग विकृति होने से कैंसर होता है। और उसी के साथ अगर हम आयुर्वेदिक निदान के साथ इसकी चिकित्सा करते गए, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि रुग्ण पूर्णतः व्याधि मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसका जीवन मान तो बहुत अच्छा सुधर जाता है। आवाज सुलक्षण आवाज नहीं है। इस प्रश्न से या इस उत्तर से हमें यह पता चला कि एक कारण ना बोल के दोष, धातु, रोगावस्था अलग अलग कैंसर के कारण है। तो यह अब हमें कारण पता होने के बाद आगे का सवाल मन में यह आता है कि कैंसर के क्या लक्षण है कि जो हमें पता चलने पर शुरुआत के परिस्थिति में ही हमें पता चले कि हमें कैंसर यह व्याधि हुई है। कैंसर के लक्षण अभी जैसे कि कारण, आयुर्वेदीय कारण की तरफ से हम आयुर्वेदिक लक्षण की ओर मुड़ते जाएंगे। अभी कैंसर, कर्करोग, ये व्याधि एक ही स्थान पर होता है, एक ही अवयव में होता है, ऐसा नहीं है। कैंसर मल्टीपल ऑर्गन्स में होने वाला व्याधि है। जैसे कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं, सर्विक्स कैंसर के पेशेंट आते हैं, ओरल कैविटी के तो बहुत सारे, जैसे कि टॉन्सिल्स है, टंग्स है, बकल म्यूकोजा है, बहुत सारे अलग अलग स्थान के, एक ही अवयव में भी अलग अलग स्थान के कैंसर के पेशेंट आते हैं। तो एक स्थान पे नहीं होने के कारण केवल एक सामान्य लक्षण इसमें नहीं रहता। लेकिन मैं एक बात सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस स्थान में, जहां पर विकृति शुरू हो रही है या उस स्थान का व्याधि के प्रतिकार के लिए बल कम हुआ है, उस स्थान के कुछ न कुछ लक्षण मिलते हैं। उसी के साथ आयुर्वेद में स्वस्थ से अस्वास्थ्य तक जाने के लिए कुछ कारण या कुछ लक्षण बताए हैं। जैसे कि भूख में कुछ, क्षुधा में या उसमें कुछ में परिवर्तन आना, या जो नित्य नियमित शरीर के वेग है, मल, मूत्र, क्षुधा, तृष्णा, ये जो वेग है, जो सामान्य वेग है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं और वो शरीर में अस्वास्थ्यता बताते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अम्ल पित्त के लक्षण होना और उसकी सेल्फ मेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट करके लेना, खुद ब खुद कुछ एलोपैथी काउंटर मेडिसिन लेना और एक दिन के लिए उपशय लेना, ऐसे बहुत सारे रुग्ण करते हैं। लेकिन सीए इसोफेगस, सीए स्टमक या महास्रोतस के, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कैंसर्स होते हैं, उनमें बहुत बार प्रीवियस हाइपर एसिडिटी की हिस्ट्री हमें मिलती है। तो तब से ये कैंसर की शुरुआत या अस्वास्थ्यता की शुरुआत होती है। उसकी योग्य प्रकार से चिकित्सा नहीं होती और योग्य प्रकार से चिकित्सा नहीं होने के कारण ये कष्टसाध्य, याप्य इस अवस्था में चले जाते हैं और जिसका निदान परीक्षण के साथ, कुछ अन्य स्कैनिंग के साथ कैंसर तक होता है। तो कैंसर होने के बाद उस स्थान के लक्षण ज्यादा रहते हैं, लेकिन कैंसर के पूर्व में, जिसको हम पूर्व रूप बोलेंगे, प्री सिम्टम्स बोलेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अस्वास्थ्यता के लक्षण रुग्ण में दिखाई देते हैं। उसके ऊपर योग्य उपचार होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में एक सिद्धांत बताया है कि हर एक व्याधि की एक संवत्सर में, इसका मतलब एक वर्ष में, अगर योग्य चिकित्सा नहीं हुई तो वो असाध्य या कष्टसाध्य या व्याप्य ऐसी अवस्था में चला जाता है। तो कैंसर के रुग्ण में भी हमें ये बात बहुत बार दिखाई देती है। तो रुग्ण ने केवल औषध लेके लक्षण को कम करना ये ठीक नहीं है। व्याधि की मूलतः चिकित्सा होना बहुत आवश्यक है।
मतलब कोई असाधारण लक्षण अगर हमें कोई दिखाई देता है तो वैद्यों से मिलकर हमें जांच करनी चाहिए। वह कर्करोग का लक्षण है या नहीं, वह जांच कर कर आगे जाके हमें पता चलना करना चाहिए कि कर्करोग है या नहीं। तो मैडम, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी टेस्ट है कि जिससे हमें पता चल सके कि हमें कर्करोग हुआ है, और कर्करोग होने के बाद हमारा कैंसर या हमारा जो कर्करोग व्याधि है वह कंट्रोल में है, बढ़ा है या कम हुआ है। ये ऐसी कौन सी टेस्ट है, मतलब डायग्नोसिस के लिए भी और प्रोग्नोसिस में भी। अभी जो प्रश्न आपने पूछा है, वो प्रश्न को की उत्तर देने के पूर्व मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कैंसर के लक्षण, पूर्व लक्षण, असाधारण अवस्था या अस्वास्थ्य अवस्था, ये मैंने बताया। तो ये हुआ इसका मतलब निश्चित रूप से आगे कैंसर होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन उस असाधारण लक्षण या अस्वास्थ्य के लक्षण के पूरे कम होने तक हमें इलाज या हमारा आहार विहार और आचार बदलना आवश्यक है, ये बात है। दूसरी एक बात है कि जो जहाँ मैंने इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर में कुछ काम किया, वहां से कुछ अनुभव लिया, वहां पर वैद्य सरदेशमुख सर के साथ जो एलोपैथी का जिनका बहुत मार्गदर्शन हमें मिलता था, वो थे डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी सर, जो ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट है। उनके भी कुछ कैंसर के ऊपर कुछ पुस्तक प्रसिद्ध है। सर उनके स्पीच में हमेशा बोलते थे कि हर एक के शरीर में कैंसर सेल्स है, सभी के शरीर में है, लेकिन कुछ दोषों की उपस्थिति, धातु का बल कम होना या बहुत सारे बलवान कारण लाइफस्टाइल में आना, इसके कारण वो व्यक्तावस्था आती है। तो कैंसर के सेल तो सभी के शरीर में रहते हैं, लेकिन वो उस प्रकार की अस्वास्थ्यता प्रकट जब करते हैं तो बलवान लक्षण निर्माण होते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसका और एक उदाहरण मैं बोलती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि वायरस बैक्टीरिया कहाँ नहीं है, अभी हम जहां पर बैठे हैं वहां पर भी सभी जगह पे ये बातें है ही, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, लेकिन वो सभी को तकलीफ नहीं देते। किनको तकलीफ देते हैं? जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है। तो उसी प्रकार कैंसर के सेल भी शरीर में रहते हैं। अगर उन्हें कंडीशन योग्य प्राप्त हुई तो वो जैसे कि दहशतवाद की तरह शरीर में अस्वास्थ्यता निर्माण करते हैं और फिर असाध्यता अवस्था आती है। ये बात भी समझना आवश्यक है। दूसरा जो प्रश्न अभी सुलक्षणा जी ने मुझे पूछा कि टेस्ट के बारे में, तो क्या टेस्ट करें? तो एक तो पहली बात मैं ये बताऊंगी कि हर एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य के जो प्रमाण है वो समझना आवश्यक है। आयुर्वेद के हिसाब से कि आयुर्वेद शास्त्र ने जो बताया है वो स्वास्थ्य के प्रमाण क्या है, उसके बारे में खुद ब खुद भी कुछ जानकारी लेना चाहिए। जैसे कि मेरे पचन शक्ति ठीक है क्या, मेरा शरीर बल ठीक है क्या, मेरा मानस बल ठीक है क्या, और मैं मेरा दिनक्रम अच्छी तरह से कर सकता हूँ या नहीं। जैसे कि हर रोज भूख अच्छी लगना और हर रोज मलमूत्र का विसर्जन कुछ दवा न लेते हुए होना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आजकल ऐसे रुग्ण हमारे पास आते हैं जो नींद के लिए गोली लेते हैं, शौच साफ होने के लिए गोली लेते हैं, भूख लगने के लिए भी गोली लेते हैं, और इतना सभी करके भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो क्या ये स्वास्थ्य के लक्षण है? नहीं है। तो पहली बात यह है कि सभी ने इसके बारे में जागरूक रह के उसको परीक्षण करना, आयुर्वेद के दो दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी समझ के उसके साथ रहना। दूसरी बात है, अब हर एक व्यक्ति के लिए एक वैद्य उसके साथ, फैमिली फिजिशियन के साथ जुड़ा रहना और उसके साथ पास से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करके लेना। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि उम्र के हिसाब से, जैसे कि आफ्टर 40 कुछ जांच करनी चाहिए, उसी प्रकार कुछ उम्र के हिसाब से कुछ लक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि विशिष्ट वय होने के बाद
स्त्री रुग्णों में सीए ब्रेस्ट या सीए कैंसर का सीए सर्विक्स का प्रमाण बढ़ता है। तो छोटा सा भी लंप अगर लगता है या श्वेतस्राव जैसे कि व्हाइट डिस्चार्ज है या योनिगत रक्तस्राव है, अगर ये शुरुआत ही है इसकी या अत्यार्तव है जिसमें ज्यादा ब्लीडिंग होता है, ऐसी अगर शुरुआत भी है तो तुरंत अपने वैद्य के पास नहीं तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास से जांच करके लेनी चाहिए। तीसरी एक बात है परीक्षण के तौर पर, अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है तो अगर हमारे फैमिली में कुछ कैंसर की हिस्ट्री है तो उसके लिए पीरियोडिकली जांच करना चाहिए। जैसे कि सीए ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी करना चाहिए, सीए सर्विक्स के लिए पैप स्मीयर करना चाहिए। रेगुलरली जिनके यहाँ सीए कोलन की हिस्ट्री है, सीए प्रोस्टेट की हिस्ट्री है, तो सोनोग्राफी करना चाहिए। अगर लंग लिम्फ नोड्स के बारे में कुछ है तो एक्सरे चेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसका भी अतिरेकी प्रमाण करने से कुछ फायदा नहीं होता। पीरियोडिकली वंस इन अ ईयर हमारी हेल्थ चेकअप होना आवश्यक है जहां पर फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन हर रोज हमारे शरीर में अगर कुछ अस्वास्थ्य के लक्षण है तो उसके ऊपर तुरंत हम जागरूकता से वैद्य के पास नहीं तो फैमिली फिजिशियन के पास जाके उसका परीक्षण करना चाहिए। और एक परीक्षण की जो पद्धति है या और एक मार्ग है वो है ट्यूमर मार्कर। विशिष्ट एज के बाद ट्यूमर मार्कर की जांच करना, सीए 125 है, सीए 15.3 है, पीएसए है, ऐसे कुछ ट्यूमर मार्कर्स है। लेकिन उसका भी खुद ब खुद अपने आप जाके लैब में जाके मेरा ये टेस्ट करना है ऐसा न करते हुए हमारे जो फैमिली फिजिशियन है इसके पास से समझ के ये टेस्ट करना आवश्यक है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है भी या हमारा एज उसके लिए थोड़ा फेवरेबल है, प्रोन एज है, तो भी हर दिन सिर्फ उसकी चिंता करते रहना और इन्वेस्टिगेशंस करने में भी बहुत ज्यादा पैनिक रहना, ये बात भी अच्छी नहीं है। क्योंकि हर व्याधि में मानस अवस्था का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जी मैडम, मतलब कोई असाधारण लक्षण दिखने पर हमें सोनोग्राफी, एक्सरे या अलग अलग ट्यूमर मार्कर इनकी सहायता लेके हमें अच्छी तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए, ना कि उसकी चिंता में हमें समय व्यतीत करना है। अब जैसे हर किसी को मतलब जैसे ही कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट तो आजकल हर किसी को पता है, लेकिन आजकल उसके साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का भी एक फिर से वेव जैसा आ रहा है। मतलब कोई कहता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसके साथ लेना चाहिए, कोई कहता है होम्योपैथिक या यूनानी या अलग अलग पैथिक के मेडिसिन आजकल लोग लेना कोशिश करते हैं। तो इस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से क्या हम कैंसर ठीक कर सकते हैं या हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए या किस तरीके से हमें सोचना चाहिए? बहुत अच्छी बात है ये कि एक बार लक्षण से समझ में आया या निदान पर उसके रिजल्ट्स के बाद समझ में आया कि कुछ ना कुछ अलग व्याधि है, कैंसर जैसा उसका निदान है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एट ए टाइम हम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सभी एक साथ करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एग्रेसिव डिसीज है, एग्रेसिव ट्यूमर है या एग्रेसिव जिसके लक्षण है और पेशेंट को बहुत शारीर हानि हो रही है, और ऐसी अवस्था में अगर हमें एलोपैथी के साथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे कि पहले सर्जरी करके ले लो, पहले सर्जरी करके ले लो, या तो अभी आ रही है आवाज? ओके, हाँ मैम, आ रही है आवाज। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा हमें सुझाव दिया है कि पहले सर्जरी करके लेना है, कभी ऐसा भी सुझाव आता है कि पहले 2-3 केमो लेना चाहिए
बाद में सर्जरी करना चाहिए, फिर केमो लेना चाहिए और उसके बाद में अगर जरूरत है तो रेडियोथेरेपी करनी चाहिए। तो ये ऐसी जो सैंडविच केमो रहती है, कभी-कभी ये भी बात सही होती है। इससे क्या होता है कि केमोथेरेपी से जो ट्यूमर है, उसकी साइज कम होती है और फिर जो इन्वेसिव सर्जरी है, उससे ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी करना चाहिए। लेकिन हम जब बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, तो उसका मैं आयुर्वेद की तरफ से ये आपको संदेश देना चाहूंगी कि ये करते समय ही उसके साथ ही केमोथेरेपी हो या पोस्ट रेडिएशन हो या रेडियोथेरेपी ड्यूरिंग हो या सर्जरी के बाद की केमोथेरेपी हो, इन सभी में हमें आयुर्वेदीय आहार विचार और आयुर्वेदीय औषधि के साथ अगर हम चलते गए, तो इससे ये सभी केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलता है। दूसरी बात ये समझ में आता है कि केमोथेरेपी के जो टाइम पीरियड्स है, कभी 21 डेज के बाद करनी पड़ती है, कभी 8 डेज के बाद करनी, जो केमोथेरेपी के ड्रग होते हैं उसके अनुसार ये शेड्यूल रहता है। तो वो भी उसके साथ अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते रहे, आयुर्वेदिक आहार पद्धति पालन करते रहे, तो निश्चित रूप से ये सभी ट्रीटमेंट हमारे उस टाइम पीरियड में खत्म होती है, उसमें गैप नहीं होता और धातु बल भी अच्छा रहता है। तो हम बहुत कम समय में, कम कालावधि में हमारी ट्रीटमेंट भी पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना और आयुर्वेदीय चिकित्सा के साथ आयुर्वेदीय आहार पद्धति, आयुर्वेदीय विहार पद्धति या आयुर्वेदीय आचार पद्धति, इन सभी का अवलंब करना बहुत आवश्यक है। आहार के कारण जो शरीर में दोषों में जो बदल पहले व्याधि के अवस्था में हुए हैं, उसमें भी बदल होता है और जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के कारण शरीर में जो बदल होते हैं, उसका भी प्रतिकार करने में योग्य आहार शैली निश्चित रूप से फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। और एक बात है कि इसमें मानस बल अच्छा रखना, ये भी इसमें बहुत एक काम करता है। तो इसके लिए समुपदेशन होना बहुत आवश्यक है। और इस ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रुग्ण का ही समुपदेशन होना चाहिए। तो जिस रुग्ण की वो पूरे कुटुंब में, इसके लिए हमें थोड़ा मार्गदर्शन करना, उनको अच्छा सा समझाना कि व्याधि निश्चित रूप से बलवान है, लेकिन हम उपचार उससे भी बलवान करते गए, हम हमारा मनोबल अच्छी तरह से बढ़ाते गए, तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये सभी के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, समुपदेशन के साथ अगर हमने किया, तो हम बहुत अच्छा लाभ रुग्णों को दे सकते हैं। इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ मैडम, जब हम आयुर्वेद चिकित्सा का विषय कहते हैं, तो उसमें शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा या अनुषंगिक उपक्रम या रसायन चिकित्सा या अलग अलग चिकित्सा उपक्रम आ जाते हैं। तो इन सभी का कौन सी स्टेज या कैंसर के कौन से स्टेज के दौरान कैसे हम कौन सी स्टेज पर कैसे कौन सी चिकित्सा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी आयुर्वेदीय चिकित्सा के जो पर्याय है, वो बहुत अलग अलग पर्याय है। जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा केवल औषध चिकित्सा देने से भी आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है। लेकिन हम सिद्धांत के तौर पर अगर जब देखते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में दो तत्व प्रायः होते हैं। एक तो दोषों का शमन होता है। यहाँ पर शमन और शोधन, ये जो शब्द प्रयोग है, तो वो दोषों के लिए है। दोषों का शमन होना और दोषों का शोधन होना। अभी ये दोनों चिकित्सा करने के एक विशिष्ट विशिष्ट अवस्था है। जैसे कि कैंसर का निदान होने के बाद रुग्णों को बताया जाता है कि हम पहले सर्जरी करके लेंगे, बाद में रिपोर्ट आने के बाद हम केमोथेरेपी डिसाइड करेंगे,
फिर उसके बाद में केमो रेडियो एक साथ होगा, नहीं तो रेडियो उसके बाद में होगा, और उसके बाद में इम्यूनोथेरेपी होगी। तो ये एक एक स्टेज के अनुसार जब जैसी ये चिकित्सा जाती है, उसी प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी शोधन, शमन, रसायन चिकित्सा, ये स्टेजेस निश्चित रूप से है। और इसी स्टेज के अनुसार जैसे ही हम ये चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ रुग्णों को होता है। अभी जहां पर व्याधि के लक्षण बलवान है और रुग्ण का धातु बल बहुत कम है, वहां पर शमन के साथ हम रुग्ण को उपशय देते हैं। तो पहले दोषों का शमन करना आवश्यक है। दोषों के शमन के लिए आहार का योग्य नियोजन, विहार का नियोजन और उसके साथ साथ दोषों के शमन के लिए औषधियों का उपयोग, ये करना प्रथम अवस्था में आवश्यक है। दूसरी बात दोषों के लिए जो की जाती है वो है शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा, जहां पर व्याधि बल बहुत बलवान है, जैसे कि एग्रेसिव डिसीज है, शरीर बहुत खोखला हो चुका है, वहां पर पंचकर्म चिकित्सा का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ, शमन चिकित्सा के साथ, एक बार व्याधि के लक्षण पूर्ण कम होने के बाद जब पेशेंट को डिसीज फ्री कंडीशन आती है, उस डिसीज फ्री कंडीशन में व्याधि का पुनरावर्तन न हो, रिकरेंस न हो, इसके लिए शोधन चिकित्सा का, पंचकर्म चिकित्सा का बहुत फायदा होता है। दूसरी और एक बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, केमोथेरेपी चालू है, और 2-3 केमोथेरेपी के बाद समझ में आया है इन्वेस्टिगेशंस के साथ कि मेटास्टेसिस हुए हैं, कुछ और जगह पे भी ये व्याधि ने अपना प्रसार किया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था में केमोथेरेपी का ड्रग चेंज होता है, कभी कभी केमोथेरेपी स्टॉप भी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में भी कुछ अन्य उपक्रम, बलवान शोधन नहीं लेकिन अन्य उपक्रम जिसमें मात्रा बस्ती है, स्थानिक स्नेह चिकित्सा है, या कभी कभी हर महीने में 3 दिन की मात्रा बस्ती, इससे भी दोषों का थोड़ा थोड़ा शोधन करके शरीर को स्वास्थ्य प्रस्थापित करने में बहुत लाभ होता है। तो ऐसी अवस्था में भी शोधन उपक्रम का, मृदु शोधन का उपयोग होता है। लेकिन जहां पर पूरी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होने के बाद, जहां पर व्याधि मुक्त लक्षण है, डिसीज फ्री कंडीशन है, और फिर ये कैंसर का जैसे कि पुनरुद्भव होने के चांसेस रहते हैं, कोई कई कई कैंसर के टाइप है जिनका रिकरेंस होता है, तो वो न हो इसके लिए फिर आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सा से शरीर शुद्धि, और उसके बाद की चिकित्सा है वो है रसायन चिकित्सा। तो शमन, शमन के बाद शोधन, शोधन के बाद रसायन, और ये सभी करते समय अंततः नियमित रूप से दिनचर्या का पालन, अग्नि का रक्षण, धातु का बलवर्धन और मानस स्वास्थ्य अच्छा रखना, जिसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोलेंगे, वो सभी रख के इस अवस्था में, जैसे कि एग्रेसिव अवस्था से लेके डिसीज फ्री कंडीशन तक, हम सभी अवस्था में अलग अलग प्रकार के पंचकर्म उपचार के साथ और औषधि चिकित्सा के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा फायदा होता है। इसका मतलब व्याधि के अवस्था अनुसार हमें शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा या रसायन चिकित्सा, यह हमें तय करना है और उसके हिसाब से हमें ये दवा लेनी है। आपके बोलने में कई बार मानसिक अवस्था पर या मानस बल बढ़ाने के बारे में आप बता रहे, उसके बारे में हम और जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ मैडम कि जैसे हम शोधन चिकित्सा कहते हैं, तो जैसे वमन है या विरेचन है, बोली भाषा में जैसे हम उल्टी की दवा या जुलाब की दवा कहते हैं, तो कोई ऐसे आप व्याधि बता सकते हो क्या कर के कि जिसमें इस इलाज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? निश्चित रूप से, जैसे कि पहले हम वमन के बारे में बताएंगे कि वमन किसको दे सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे कर्क रोग है जहां पर लिम्फ नोड्स में ज्यादातर
हमें लिम्फोमा है, या जहाँ पर जकृत व्याधि में, जैसे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड में है, में कैंसर की अवस्था है, या कई बार ऐसा होता है कि लंग्स में कैंसर की अवस्था आती है। और ऐसी अवस्था में एक बार चिकित्सा करने के बाद, जैसे कि केमोथेरेपी हो गई और अभी वहां का ट्यूमर का साइज कम हुआ है, लेकिन इसी स्थान में या उसी प्रकार के अन्य स्थान में शरीर में इस व्याधि का प्रसार न हो, इसके लिए वमन का प्रयोग होता है। और एक ऐसा है कि सीए ब्रेस्ट के पेशेंट भी बहुत आजकल मिल रहे हैं। उम्र में इसका प्रभाव बहुत दिख रहा है। ये स्तन का व्याधि है, और स्तन के व्याधि में और स्तन्य के व्याधि में जहां पर कफ के कारण ये व्याधि की अवस्था आती है, वहां पर वमन का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। और जिनके फैमिली हिस्ट्री में सीए ब्रेस्ट की फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे परिवार के स्त्री व्यक्तियों ने अगर ऋतु के अनुसार और शरीर स्वास्थ्य के अनुसार व्याधि न हो, प्रिवेंशन के तौर पर अगर वमन चिकित्सा का प्रयोग किया, तो उनमें भी ये व्याधि होने की चांसेस कम हो सकते हैं, ऐसा भी एक सिद्धांत बताता है। लेकिन इसका एविडेंस, इसका रिसर्च ये बहुत जगह पर चल रहा है, इसके रिजल्ट्स जरूर तौर पर ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसके लिए इस शोधन उपक्रम का अच्छा फायदा होता है। दूसरा शोधन उपक्रम है, वो है विरेचन। तो जहां पर रक्त के रक्त धातु के साथ अगर कैंसर की संप्राप्ति है, अन्य अन्य प्रकार के ल्यूकेमिया है, या एमएस, जहां पर हम ऐसे बोलेंगे कि बोन मैरो डिपोरेशन के कारण कुछ जो व्याधि संप्राप्ति कैंसर की होती है, वहां पर विरेचन और क्रूमिंग की चिकित्सा से बहुत अच्छा लाभ होता है। लेकिन डिसीज जब एग्रेसिव होता है, तब ये बलवान शोधन उपक्रम हम नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का बल बहुत कम होता है ऐसी अवस्था में। तो वमन और विरेचन ये प्रायः बलवान शोधन उपक्रम है। उनकी उनका नियोजन और उनका चिकित्सा उपक्रम के साथ उनका उपयोग करना, ये तज्ञ वैद्यों के साथ योग्य अवस्था में करना बहुत उचित है। जी मैडम, हमें यह समझ में आया कि शोधन चिकित्सा किस प्रकार के व्याधियों में हम उसका विचार कर सकते हैं। जैसे मैडम चिकित्सा के रिलेटेड अब बात चल ही रही है, तो उससे रिलेटेड आपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात कही। तो उससे रिलेटेड बालक रुग्ण है, या तरुण वर्ग के, या तरुण वय के, या मध्यम वय के, या वयोवृद्ध, तो इन अलग अलग अवस्था में हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस एंगल से या किस तरह से हम विचार कर सकते हैं, या कैसे हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? अभी 2-3 प्रश्न के उत्तर के समय में कारण बताते समय भी मैंने जो उल्लेख किया, तो उसका एक सिद्धांत मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक ही बात पहले स्पष्ट की है कि दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। वात पित्त कफ ये शरीर में 3 दोष होते हैं, और हमारे जो मानस भाव है, उनका इन दोषों के ऊपर परिणाम होता है। ये सिद्धांत बताता है और इसका प्रैक्टिकली हमें अनुभव भी आता है। जैसे कि एक बताया है कि क्रोधात पित्तम, जब हम ज्यादा क्रोधित होते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ता है, और अगर बार बार ये अवस्था आने लगी, तो निश्चित रूप से ये पित्त शरीर में कहाँ पर तो भी जलन उत्पन्न करना, कहीं जगह पर उसके कारण थोड़ा सा इरिटेशन करना, और जहां पर ज्यादा बार बार इरिटेशन होता है पित्त के कारण, वहां का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, हो सकता है ये कैंसर में भी परिवर्तित हो। उसी प्रकार शोक के कारण, बार बार शोक, और एक शोक अवस्था या शोक कारण हमारे आयुष्य में आ गया, तो वो विशिष्ट काल के बाद वो शोक अवस्था चली जानी चाहिए, और हम
बार बार यही करते बैठेंगे तो उसका कारण शरीर में वात दोष पड़ता है। और वायु ये ऐसा दोष है कि अमूर्त है, और ये सभी दोषों को, सभी धातुओं को उसकी प्राकृत क्रिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सृष्टि में भी जो वायु है, अनिल है, वो भी अमूर्त, और उसकी गति हम समझ नहीं सकते। उसी प्रकार शरीर में भी ये जो वात दोष है, जो संपूर्ण शरीर क्रिया करता है, वो भी उसकी एक बहुत बलवान शक्ति है। तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर में दोषों के ऊपर भी परिणाम होता है, धातुओं के ऊपर भी परिणाम होता है, और वो अस्वास्थ्यता लाता है। तो ऐसे जो मानस भाव है, क्रोध, लोभ, शोक, मोह, ये सभी अच्छे नहीं है, इनका अतिरेक होना अच्छा नहीं है। और आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें मालूम है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है हम जिनको बोलेंगे, तो उसके लिए जैसे मानस भाव कारण है, उसी प्रकार कैंसर के लिए भी कारण है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक बार क्रोध करने से कैंसर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्रोधित अवस्था बार बार होने से या उसी प्रकार का लाइफस्टाइल होने से उसका शरीर के ऊपर परिणाम होगा। और दूसरी बात है कि कैंसर ये व्याधि किसी भी शरीर में कल कारण मिला और आज कैंसर हुआ ऐसा होता नहीं है। ये शरीर में ये जो संप्राप्ति, ये जो व्याधि निर्माण होने की प्रक्रिया है, ये दीर्घ कालानुबंधी रहती है। और कोई एक कारण के बाद, कभी इन्वेस्टिगेशंस के साथ, कभी कुछ अस्वास्थ्यता का एक बलवान लक्षण के साथ इसका डायग्नोसिस होता है। तो ये दीर्घ काल से शरीर में घटित होने वाली अस्वास्थ्यक घटना है, और कभी कभी एक बार ही उसका निदान होता है। तो दीर्घ काल अनुबंध जो व्याधि रहते हैं, वो उसमें कैंसर भी एक समाविष्ट है। रुग्ण की मानसिक अवस्था वह भी एक अच्छा मतलब कैंसर के लिए कारण होता है, ये आपने जैसे बताया। तो जैसे ही अलग अलग अवस्था की कैंसर डायग्नोस होते हैं, जैसे बच्चे को कैंसर होता है तो उनके माता पिता का काउंसलिंग, या तरुण वर्ग का कैंसर होता है तो उनकी फैमिली का काउंसलिंग, या सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनके बच्चों का काउंसलिंग, इस तरह का अलग अलग चर्चा हमें करते हैं और उसके ऊपर हमें अलग अलग मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। तो अभी इसी के साथ कई बार मैडम कहा जाता है कि कैंसर या अनुवंशिक है, कि अगर फैमिली में और किसी को कैंसर है तो हमें भी कैंसर होने की चांसेस रहती है। तो उस विषय पर भी हम जानकारी जानना चाहते हैं। अभी अनुवंशिकता, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कैंसर होने का प्रमाण आजकल कई डिसीज में, कई कैंसर के डिसीज में जेनेटिक स्टडी की जाती है, और फिर जेनेटिक स्टडी के बाद ये समझ में आता है कि ये अनुवंशिकता है। और कोई प्रसिद्ध ऐसे डायग्नोसिस भी है कि जिनमें अनुवंशिकता होती है, जिसमें सीए ब्रेस्ट, सीए कोलन, ये ज्यादातर दिखाई देते हैं कि जहां पर अनुवंशिकता दिखती है। अभी अनुवंशिकता अगर है तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए ही काम करना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स को या फैमिली हिस्ट्री में एट द एज ऑफ 50 के आगे अगर कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के जो चिल्ड्रंस है, उन्होंने अर्ली एज से ही अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, पीरियोडिकली इन्वेस्टिगेशंस या ट्यूमर मार्कर करके लेना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। न कि उससे बहुत बार घबरा के रहना और फिर हमेशा उसकी मानसिक चिंता में रहना, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। एक उदाहरण मैं एक रुग्ण का आपको बताती हूँ कि एक रुग्ण हमारे पास आई थी, जिसके फैमिली हिस्ट्री में सीए ब्रेस्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, और उसी के कारण उसने डायग्नोसिस होने के पूर्व ही ब्रेस्ट इम्प्लांट करके लिया था। और उसके बाद एक 5 साल के बाद उसको एब्डोमिनल लिम्फ नोड में कैंसर कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक अवयव का कैंसर होता है तो वो अवयव निकाल देने से हम उससे छुटकारा पाएंगे।
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर हम आयुर्वेदीय सिद्धांत के साथ चलेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों ने क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ के लक्षण समझ के उसके साथ रहना चाहिए। और स्वस्थ के लक्षण समझना, इसका अर्थ ये है कि दोष साम्यावस्था में रखे, धातु का बल अच्छा रखे, दिनचर्या अच्छी रखे, अग्नि हमारा पाचन शक्ति जो है उसको हम अच्छी तरह से उसका परिपालन करें, और हमारा जो मानस स्थिति है, आचार है, वो भी अच्छा रखे। क्योंकि सदाचार ये भी शरीर को बल देने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार जो आनुवंशिकता दिखती है, तो उससे न घबराते हुए हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो योग्य प्रकार से हमें जागरूक रहना, यही इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स को कैंसर है, यह सोचकर घबरा कर फायदा नहीं है। सही लाइफस्टाइल, दिनचर्या, आप जैसे कहा कि आप ये सब इस्तेमाल करके हम इससे उभर सकते हैं या इससे हम बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन मैडम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल रुग्ण संख्या जो कैंसर की वो काफी बढ़ी हुई है, तो इसका आप हमें क्या कारण बता सकती हैं कि क्यों इतने सारे कैंसर के रुग्ण बढ़ रहे हैं? अभी कुछ ऐसी भी बातें कारण के तौर पर हमें मालूम होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कैंसर के रुग्ण की संख्या बढ़ रही है, ये तो सही है, ये दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि अर्ली एज में कैंसर डिटेक्शन हो रहा है। जैसे कि एक रुग्ण मेरे पास आई थी, जिसकी उम्र थी नियर अबाउट 50 के आगे, और उसी टाइम पे 28 इयर्स की उसकी लड़की, उसको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एक ही फैमिली में एक ही बार दोनों को ही सीए ब्रेस्ट डिटेक्ट हुआ था। अगर माता जी को एट द एज ऑफ 50 के बाद कैंसर होता है, और उसकी लड़की को ही 28 ईयर में ही कैंसर होता है, तो ये फैमिली के लिए बहुत कठिन टाइम है ऐसी अवस्था में। तो ये बात तो सही है कि कैंसर के रुग्ण बढ़ रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल हमारा जो डाइट है, वो डाइट बहुत बदल गया है। जैसे कि अभी का जो काल है, सभी जगह पर प्राकृतिक खेती का बहुत ज्यादा प्रसार करना चाहिए। ये हमारे केंद्र शासन ने भी उसका प्रसार होना चाहिए, इसके लिए बहुत बातें की है। प्राकृतिक खेती होना चाहिए, सेंद्रिय खेती होना चाहिए, जो केमिकल से उसका बहुत कम प्रयोग होना चाहिए। ये बात तो सही है, और ये बात बहुत सारे रिसर्च के साथ भी सामने आई है कि जो बहुत पेस्टिसाइड्स और जो खत उपयोग में लाए जाते हैं, उसका परिणाम शरीर में कुछ न कुछ होता है। जैसे कि पंजाब की बात होती है, पंजाब के गेहूं की बात होती है, तभी भी ये बात समझ में आती है। उसके साथ आजकल की जो लाइफस्टाइल है, वो हम प्राकृत निसर्ग के साथ नहीं रह रहे हैं। जैसे कि दिन का सोना और रात का काम करना, ये बात भी बहुत बार कॉमन होती है। तो हम जैसे ही नेचर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, उसी प्रकार हमारे शरीर में अस्वास्थ्यता तो बढ़ेगी ही। तो कई बातें ऐसी है कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हमने अगर सोच लिया कि हम सभी ऑर्गेनिक ही खरीद लेंगे, तो हर एक व्यक्ति को ये पॉसिबल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि उसकी उपलब्धता, उसके ऊपर हमारा जो विश्वास के साथ हमें मिलना चाहिए, ये कितना होगा? हर एक बार हम उसके ऊपर कुछ संदेह नहीं रखेंगे, कहीं कहीं मिलता भी है, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम हमारा खुद का जो हमारा दिनचर्या है, उसको अगर हम करेक्ट करते गए, तो उसका ये भी बहुत अच्छा परिणाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए देता है। जैसे कि दिनचर्या, हमारा जो नित्य जीवन मान है, हम अगर निसर्ग के साथ रहे, तो बहुत बातें बनती है।
एक बात उदाहरण के तौर पर मैं बोलती हूँ कि हम सूर्य की घड़ियाल से चलेंगे। जब सूरज उगवता है और हम सोए हुए रहते हैं, तो शरीर में कुछ न कुछ अस्वास्थ्यता बनेगी ही। तो सवेरे जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, ये भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि खाने की 2-3 बात ही मैं बताऊंगी। दूसरी बात ये है कि जो खाने का जो टाइम है, इसमें एक ही सिद्धांत है कि पहले आहार के पूर्ण परिणमन के बाद खाना है, जिसमें आयुर्वेद में एक सिद्धांत पता है, जीर्णे अश्नीयात। अभी ऐसा बहुत होता है कि जो बातें सामने आती है रुग्ण या व्यक्ति उनके साथ चलते हैं, कोई बोलता है दिन में हर 2 घंटे में खाओ, कोई बोलता है बार बार खाना चाहिए, पेट खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन इससे भी शरीर में अस्वास्थ्यता बढ़ती है। तो हित आहार और मित आहार, योग्य आहार भी होना चाहिए और वो योग्य प्रमाण में भी होना चाहिए। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये ऐसी सिंपल बातें होते हुए भी आयुर्वेदिक सिद्धांत के साथ चलने से शरीर में दोष प्राकृतिक रहेंगे और बलवान व्याधि का प्रतिकार करने में भी सक्षम रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि पेस्टिसाइड्स है या अलग अलग केमिकल्स है, उनके कारण यह कैंसर बढ़ सकता है। तो जैसे आपने हमें मार्गदर्शन किया कि यह सब है, यह हम बदल नहीं सकते। हमें दिनचर्या, हमारा आचरण यह ठीक करके ही हम इस व्याधि से लड़ सकते हैं। तो मैडम, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि हमारा स्वास्थ्य रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद की क्या मूलभूत संकल्पना है कि जिससे हम हमारा स्वास्थ्य इन जो चालू अभी जो कंडीशन है उससे हम अच्छा रख सकते हैं। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जो हमारे शरीर के परिपोषण के लिए जो बातें होती है, वो है हमारा आहार पहला। दूसरी बात यह है कि हमारा विहार, विहार इसका मतलब जिसमें जो सामान्य तौर पर 3 बातें आती है। एक हमारा नित्य जो व्यवसाय है, उपक्रम है, वो। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लिए आवश्यक है वो है निद्रा। और तीसरी बात यह है, हम शरीर के लिए जो कुछ भी व्यायाम करेंगे वो विहार में आती है। तो आहार और विहार अगर हम अच्छा रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा। अभी आहार के तौर पर, आहार के लिए मैं 2 बातें ही बताऊंगी कि जो हमारा प्राकृत आहार है, जिस देश में हम रहते हैं, जन्म से हमें जिसको जिसको हमने लिया है और जो हमारे लिए हितकर है, ऐसा आहार लेना चाहिए। जिस देश का जो आहार है उसी प्रकार अगर हम आहार का सेवन करते गए तो उससे शरीर में व्याधि अवस्था नहीं आती। दूसरी बात है कि विहार की जो बात है, तो हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए जैसी आहार की जरूरत है, उसी प्रकार नित्य नियमित व्यायाम की जरूरत है। नित्य नियमित हमारे शरीर के हलचल की जरूरत है। तो जैसे आहार से शरीर का पोषण होता है, उसी प्रकार व्यायाम से शरीर में दोषों का क्षय होता है, हमारी पचन शक्ति बढ़ती है। तो स्वास्थ्य के लिए आहार के साथ साथ विहार में व्यायाम बहुत मायने रखता है। दूसरी बात है निद्रा। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे शरीर के पिलर है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र बताता है। तो उसके साथ निद्रा भी उत्तम आनी चाहिए। निद्रा की कुछ दवा न लेते हुए, जैसे ही हमारा शरीर और मन थक जाता है, यदा तु मनसि क्लांते, ऐसा जब होता है, तब हमें अच्छी सी 6-7 घंटे तक निद्रा आनी चाहिए और उससे हमारे शरीर का पोषण भी होता है और उससे हमारे मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आहार विहार में ये 2 बातें। तीसरी बात है आचार। हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि जिससे हमारा मन हमेशा के लिए उत्साहित रहे, प्रफुल्लित रहे और
जब मन प्रफुल्लित है, मन उत्साहित है, तो निश्चित रूप से शरीर की सभी बातें अच्छी रहेगी। और मन प्रफुल्लित रहने के लिए मुझे ऐसा मालूम है कि ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि जो दवा लेने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा। तो उसके लिए हमारा आचरण ही अच्छा होना चाहिए। तो कुछ बातें जो मन को तकलीफ देती है उसको छोड़ना चाहिए, और जो मन को उल्लासित करती है, जो मन को प्रसन्नता देती है, ऐसी बातों का हमें आचरण करना चाहिए। और उसके साथ रहने से हम स्वास्थ्य अच्छा सा रख सकते हैं। तो आहार, विहार और आचार, ये 3 ही बातें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आपने जैसे अभी हमें कहा कि आहार विहार आचार, इस यह आयुर्वेदा की मूलभूत संकल्पना है कि जिससे हम हमारा स्वास्थ्य अच्छे से रख सकते हैं। अभी जब हम आहार के विषय में चर्चा कर रहे थे तो आपने यह कहा कि हम जिस देश में रहते हैं उसी देश का आहार हमें लेना चाहिए। तो आजकल जैसे इस सोसाइटी में या आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग जॉब के कारण कॉस्मोपॉलिटिशियन मतलब केरलाइट्स पुणे में आके रह रहे, या मुंबई में आके रह रहे, या पंजाबी यहाँ आके रह रहे, तो यहाँ आकर भी वो अपना जो स्टेपल फूड है तो वही खाते हैं। तो आप जैसे कहते कि जिस देश में वो रह रहे हैं, तो आपका कहना या ऐसे आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर यहाँ का जो फूड लाइफस्टाइल है ये उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए, या उनका जो शुरू से उनका जो लाइफस्टाइल में जो फूड है वो उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए? अभी देश बदल जाने के बाद हमें कोई बातें बदलनी आवश्यक होती है। जैसे कि हम कोकण में रह रहे हैं, केरल में रह रहे हैं, और वहाँ का फूड हम जंगल प्रदेश में भी अगर ले रहे हैं, तो उससे कुछ तकलीफ बढ़ेगी। जैसे कि देश अगर अनूप है, या देश ऐसा है कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उसके विरुद्ध प्रकार का आहार जो शरीर में रोक्ष बढ़ाएगा, ऐसा आहार होना चाहिए। इसका मतलब है ऐसी अवस्था में हमें जो स्मॉल मिलेट रहते हैं, रागी या नाचनी, उसका अच्छा फायदा होगा जहां पर अनुप्रदेश है। लेकिन वही व्यक्ति अगर जंगल देश में गया जहां पर ड्राइनेस ज्यादा है और रोक्ष ज्यादा है, वहां पर ही वो अगर बिल्कुल कुछ ही स्निग्ध पदार्थ नहीं लेगा, तो उसको जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार आहार देश के अनुसार बदलना जरूरी है। और अगर आपने पूछा एक बात कि कुछ अलग, केरल की व्यक्ति महाराष्ट्र में आ गई और वहां पर वो ज्यादातर चावल ज्यादा खाता है, मांसे ज्यादा खाता है, तो वो उसने पूरे छोड़ देना चाहिए क्या? और यहाँ पर जो रोटी सब्जी होती है वो लेनी चाहिए क्या? ऐसा अगर आपको पूछना है, तो मैं एक बात बताऊंगी कि देश के अनुसार उसमें निर्माण करने की प्रक्रिया में कुछ बदल करो, और उसका प्रमाण कुछ बदल दो। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा त्याग करना चाहिए, लेकिन उसकी निर्माण प्रक्रिया में और उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ बदल करके हम हमारे ट्रेडिशनल आहार के साथ और जिस देश में रह रहे हैं उसके साथ भी हम हमारा काम चला सकते हैं। लेकिन देश के अनुसार बदलने के बाद मैं एक बात बताऊंगी, अगर हम कुछ आजकल जो ऐसा होता है कि कुछ सुनते हैं या कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर से हमें ज्ञान मिलता है और कुछ अलग ही बातें करते बैठते हैं। जैसे कि एक बात मैं बताती हूँ कि हर दिन मॉर्निंग में जूस लेना, ऐसा वो डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है। तो ये बात निश्चित रूप से योग्य नहीं है, जहां पर शुद्ध बोध नहीं है और हम जूस ले रहे हैं। और इसकी भी बहुत अलग अलग कृतांत कल्पना, जैसे कि स्मूदी आजकल बहुत प्रचार में आ रही है, तो ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फूड में नहीं आता और उसका परिणाम हमें अच्छा भी नहीं दिखता। तो इस प्रकार से हमें देश के अनुसार, हमारे पारंपरिक आहार के अनुसार उसके ऊपर हमें निश्चित रूप से विचार करके हमारा जो आहार नियोजन है वो करना चाहिए।
अभी हम जैसे कैंसर के लक्षण या कैंसर कैसा है वो पता चले, आयुर्वेद चिकित्सा कौन सी स्टेज पर कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कई सारे विषय पर मैडम आपने हमें मार्गदर्शन किया। अब आगे यह मैं जानना चाहती हूँ जैसे कि एलोपैथी स्ट्रीम में कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का हमें कौन सी स्थिति में या कौन सी स्टेज पर कैसे विचार करना चाहिए? कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ में आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट हमें लेनी है तो तभी हम जो वैद्य हमारे नजदीक है या जिस वैद्य के साथ हम जुड़े हुए हैं उनसे उनके साथ हम हमारा रुग्ण परीक्षण करके हमारा दिनक्रम समझ के आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ जाएंगे। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ में जो ट्रीटमेंट एक कॉमनली दी जाती है वो उसके साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए दी जाती है। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद जो चिकित्सा की जाती है वो चिकित्सा होती है रसायन चिकित्सा। व्याधि बल कम होने के बाद शरीर बल बढ़ाने की चिकित्सा या शरीर को व्याधि की प्रतिकार क्षमता निर्माण करने की चिकित्सा की जाती है। और इन बिटवीन अगर दोष बलवान है तो शोधन चिकित्सा। तो ये सभी अवस्था के अनुसार जो चिकित्सा की जाती है वो वैद्य के साथ जुड़े हुए या हमारे जो फैमिली फिजिशियन है, वैद्य जो है उनके साथ हम विचार विनिमय करके उसको प्रयोग में लाए। ऐसा नहीं है कि कुछ काउंटर मेडिसिन, कुछ औषध ले लो और उसके साथ हम रहेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। अभ्यास के साथ और परीक्षण के साथ इसमें बहुत सारे औषधियों का प्रयोग या औषधियों के साथ आहार का नियोजन ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो वैद्य की सलाह के साथ ही हम चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होता है। जी मैडम, जैसे केमो हो या रेडियो है, इसमें हम वैद्य की चिकित्सा या वैद्य की सहायता से हम उस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने बताया। लेकिन कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैंसर में जैसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम दवा देते हैं, तो यह कैसे काम करता है, यह हम जानना चाहते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग जब ये होता है कि शरीर का बल बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो औषधि का प्रयोग होता है वो है। अभी प्रतिकार शक्ति के बारे में आयुर्वेद शास्त्र ने जो बताया है वो है कि एक तो पहला व्याधि उत्पन्न होने में प्रतिकार करना, व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्व ऐसा है। जैसे कि व्याधि उत्पन्न होने को ही प्रतिबंध करना, ऐसी एक स्टेज आती है। दूसरी एक स्टेज ऐसी है कि व्याधि निर्माण होने के बाद उसकी चिकित्सा पूर्ण होने के बाद अपुनर्भव होना, जैसे कि व्याधि का पुनरुद्भव नहीं होना। तो जो पहली बात है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वमिति, ये जो बात है ये प्रिवेंशन के लिए योग्य है। दूसरी बात ये है कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, अनुवंशिकता जिस व्याधि की है, जिनके घर में कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, उन्होंने अपना शरीर बल उत्तम करने के लिए वैद्यों के साथ जुड़ के इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। तो इसमें हो सकता है उसके परीक्षण के बाद ऐसा समझ में आएगा कि पहले दोष शोधन करना पड़ेगा और फिर रसायन चिकित्सा करनी पड़ेगी। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि शोधन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उनका खाना ठीक है, उनका विहार ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ रसायन का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये रसायन चिकित्सा ऐसी नहीं है कि बाहर से सोना चांदी च्यवनप्राश लाओ और खाते बैठो।
ऐसी बात नहीं है ये। हर एक व्यक्ति के लिए ऋतु के अनुसार अलग अलग रसायन का प्रयोग करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम वैद्य के साथ अगर जुड़ते गए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने च्यवनप्राश की बात इसलिए की कि ये बहुत सभी जगह प्रचलित हुआ है कि च्यवनप्राश से प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, लेकिन संहिता ग्रंथों में सोना चांदी च्यवनप्राश ऐसी कोई बात नहीं है। च्यवनप्राश अपने आप ये अग्नि उत्तम होने के बाद देने की ही दवा है, तो वो भी हम वैद्य के साथ से प्रिस्क्राइब करके लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात है कि जहां पर व्याधि हो गया, एक बार व्याधि हो गया, उसकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हो गई, आयुर्वेद की भी चिकित्सा हो गई, अभी व्याधि पुनरुद्भव न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसी बात नहीं होती कि एक बार कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हो गया और एक कुछ न कुछ रसायन की औषध एक बार ले ली तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए, लाइफ लॉन्ग अगर आपको स्वास्थ्यता चाहिए, तो आपका हर दिन अच्छा होना चाहिए, और हर दिन दिनचर्या के साथ, ऋतुचर्या के साथ और अपने वैद्यों के साथ, रसायन चिकित्सा के साथ। रसायन चिकित्सा इसका मतलब केवल सुवर्णकल्प लेना ऐसा नहीं है। शुंठी भी रसायन है, शतावरी भी रसायन है, अश्वगंधा भी रसायन है, गुडुचि की रसायन की बात तो गए 2 साल से हम बहुत प्रचलित कर चुके हैं। तो इस प्रकार से योग्य रसायन औषध योग्य काल में, योग्य प्रमाण में, योग्य मात्रा में ऐसे अगर हम देते गए तो उससे अच्छा रसायन कर्म होता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद संहिता में बताया है, वो है आचार रसायन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमारा जो आचरण है वो अगर हम अच्छा रहते रखते गए तो उससे भी शरीर में रसायन के ही सभी लाभ मिलते हैं और हमारा शरीर स्वास्थ्य रहने में बहुत अच्छा लाभ होता है। तो ये बात प्रतिबंध के लिए और व्याधि प्रतिकार शक्ति के लिए अच्छी ग्रंथ में जो बताई है वो मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इम्यूनिटी ये शब्द जान के, शब्द सुन के आजकल बहुत ऐसा होता है कि इम्यूनिटी के लिए ये सिरप, इम्यूनिटी के लिए ये गोली, इम्यूनिटी के लिए ये अवलेह, तो सिर्फ उससे नहीं होगा, उसके साथ साथ आहार विहार और औषध ये तीनों का प्रयोग अच्छे से करते गए तो अच्छा फायदा हो। जी मैडम, बहुत ही अच्छे से आपने लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव और इम्यूनिटी का कैसे विचार आयुर्वेदा के हिसाब से करना है, बहुत ही अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस कर्करोग व्याधि में आयुर्वेद का बल स्थान क्या है और आयुर्वेद चिकित्सा की क्या मर्यादा है? तो प्लीज आप इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें, बल स्थान और मर्यादा। अभी पहला बल स्थान के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। जैसे कि मेरा जो अनुभव है, मैंने वाघोली में केवल पूरे 17 साल तक कैंसर रिसर्च सेंटर में पंचकर्म विभाग प्रमुख के तौर पर जो काम किया है, उसके अनुभव के साथ मैं कुछ बल स्थान पहले एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऑर्गन के जो कैंसर होते हैं जिसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से कुछ भी फायदा नहीं होता, किंबहुना शरीर का बल बहुत कम होता है, उसमें एक ऐसा व्याधि है जो है हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोम, लीवर कैंसर। कोई ऐसे भी अन्य ऑर्गन के व्याधि होते हैं जिनका डायग्नोसिस लीवर मेट्स के साथ ही होता है, और ओरिजिनल सीए इसोफेगस होगा या सीए लंग्स होगा या सीए ब्रेस्ट होगा, और डायग्नोसिस के समय ही लीवर मेट्स होते हैं। जब ऐसी अवस्था आती है तो मेरा अनुभव ऐसा मुझे बताता है कि ऐसी अवस्था में आयुर्वेद एक बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से यहाँ पर बहुत अच्छे
लाभ हम रुग्ण को दे सकते हैं। अभी यहाँ पर अच्छा लाभ अच्छा काम करता है, ये मेरा कहने का जो मतलब है, इससे ये निश्चित रूप से स्पष्ट है कि केवल आयुर्वेद से कैंसर टोटली क्योर नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आयुर्वेद से कैंसर टोटली क्योर होता है, लेकिन उस रुग्ण का जीवनमान अच्छा होता है, उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है, और जो भी सर्वाइवल है वो उसमें से पेन कम होने में बहुत अच्छा लाभ होता है। और पूरा कैंसर ठीक होना, ये बात तो आजकल कोई भी नहीं बोलता, जैसे कि जहां पर मेट्स के साथ या रिकरेंस के साथ जब डायग्नोसिस होता है तब। तो एक उदाहरण ये है कि हिपेटोसेल्युलर जो भी अवस्था है, चाहे वो मेट्स के साथ हो या चाहे वो अ, उसी ऑर्गन का कैंसर हो, वो आयुर्वेद का बलस्थान है। दूसरी बात आयुर्वेद का बलस्थान है कि आयुर्वेदिक आहार चिकित्सा, भले ही वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ हो, जब आहार चिकित्सा के साथ हम योग्य आहार नियोजन करते गएंगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, ये निश्चित रूप से है। तो इसका मतलब है ये भी आयुर्वेद का एक बलस्थान है। तीसरा बलस्थान ये है कि जहां पर व्याधि का रिकरेंस हुआ है, जहां पर रिकरेंस होता है, तब रिकरेंस की ट्रीटमेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा करना, और ये भी आयुर्वेद का एक बलस्थान है। और तीसरी बात है कि जहां पर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पूरी हो गई है और पेशेंट अभी डिसीज फ्री कंडीशन में है, तब पुनरुद्भव न हो, या व्याधि 1-2-4 साल के बाद या कभी कभी उससे भी जल्दी या कभी कभी उससे भी ज्यादा दिन के बाद कभी कभी उभर आता है, तो वो न हो, इसके लिए भी आयुर्वेद के शोधन उपक्रम और रसायन चिकित्सा का बहुत अच्छा लाभ होता है। ये भी आयुर्वेद का बलस्थान है। कई बलस्थान कुछ कम उदाहरण के साथ मैं ये बताऊंगी कि जहां पर मेटास्टेसिस होता है, लोकल मेटास्टेसिस लंग्स में है या बोन्स में है, ऐसी अवस्था में भी आयुर्वेद चिकित्सा और उपक्रम, अन्य उपक्रम जैसे कि जलोकावचरण है, उपनाह स्वेद है, पत्रपोट्टली है या पिंड स्वेद है, ऐसे प्रकार के उपक्रम से भी उस स्थान की वेदना कम करना और उस स्थान की बल बढ़ाना, ये भी आयुर्वेद का बलस्थान है। अभी बलस्थान तो बताया, अभी लिमिटेशंस भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता कि सभी हम आयुर्वेद से करते जाएंगे, आयुर्वेद की चिकित्सा से लाभ नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा फिर कि ये शास्त्र के ऊपर कुछ शास्त्र बदनाम हो जाएगा, तो ये बात भी गलत है। तो आयुर्वेद के कुछ लिमिटेशंस है। अभी आयुर्वेद में व्याधि का वर्गीकरण करते समय ही कुछ वर्गीकरण में असाध्य व्याधि का वर्गीकरण दिया है, और असाध्य व्याधि का वर्गीकरण करते समय भी उसके कुछ प्रकार बताए हैं। एक असाध्य की भी कुछ प्रकार ऐसे हैं कि जो असाध्य ही है, वो साध्यता तक नहीं जाता, और उसके और दो प्रकार है, वो है याप्य और दूसरा है कष्ट साध्य। तो जो कष्ट साध्य है उसके लिए, उस रुग्ण के लिए हमेशा के लिए कुछ न कुछ उपक्रम की, चिकित्सा की, आहार पद्धति की, विहार पद्धति की योजना करना आवश्यक है। इसका मतलब है परिपालन करना, यापन करना, परिपालन करना, ये ज्यादा आवश्यक है। तो ऐसे याप्य अवस्था में कैंसर का निदान होता है, और ये उसी में उसका वर्गीकरण होता है। जो कष्ट साध्य है उसके लिए भी कुछ बलवान चिकित्सा उपक्रम करने पड़ते हैं, तो कैंसर का वर्गीकरण भी उसमें ही आता है, क्योंकि एक ही साथ दोष विकृति, त्रिदोष विकृति, धातु बल कम होना, शरीर का बल कम होना, मनोबल कम होना, ये सभी बातें एक साथ जब आती है तब
थोड़ा कठिन हो जाता है और वो कष्ट साध्य होता है। अभी लिमिटेशंस के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगी। अगर हमारे पास रुग्ण आ गया, डायग्नोस हुआ है और उसके साथ साथ मेटास्टेसिस भी है और उसके साथ साथ कुछ जो वाइटल ऑर्गन है उन पे विकृति हुई है। जैसे कि बहुत बार ऐसा पेशेंट हमारे पास सामने आता है कि सीए ब्रेस्ट विथ लंग मेट्स या सीए ब्रेस्ट विथ मल्टीपल मेटास्टेसिक इन लंग्स, इन लिम्फ नोड, इन लीवर। तो 2-3 जगह पर जो प्रसर उसका हुआ है और जिसकी केमोथेरेपी स्ट्रांग होने के बाद व्याधि का प्रसार ज्यादा हुआ है, तो वहां पर भी हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा से कभी-कभी हमें बिल्कुल लाभ नहीं होता। और ऐसे रुग्ण में एलोपैथी की चिकित्सा भी पूरी नहीं होती है, तो वो रुग्ण की वेदना बढ़ती ही जाती है और आयुर्वेदिक औषधि शमन चिकित्सा से लाभ नहीं होता। दूसरा लिमिटेशंस और एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर धातु बल बहुत ही कम हुआ है, शरीर का बल कम हुआ है, शरीर के धातु का बल कम होते हुए मन का बल भी कम हुआ है, वो भी चिकित्सा के लिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये भी लिमिटेशंस आती है। दूसरी जो बात है और एक महत्वपूर्ण लिमिटेशंस में बात आती है, जहां पर रुग्ण ने बलवान चिकित्सा इसके पूर्व ली है और उसके साथ साथ उसके शरीर का बल बहुत ही कम हुआ है, केमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए हैं और उसके साथ साथ शरीर का बल कम होने के कारण मनोबल भी बहुत कम हुआ है, तो वहां पर भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का कुछ फायदा नहीं होता। और ऐसी अवस्था में तो केवल यापन करना ही आवश्यक होता है और यापन चिकित्सा का भी कुछ हमें लाभ नहीं मिलता, तो ये लिमिटेशंस हमें आती है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जहां पर आनुवंशिकता बहुत स्ट्रांग है और डायग्नोसिस लेट स्टेज में हुआ है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बहुत ज्यादा उपद्रव हुए हैं, ये तीनों बातें जब एक साथ आती है तब भी हमें चिकित्सा से कुछ लाभ नहीं होता। और एक बात आयुर्वेदिक निदान में आती है, जो पूर्व कर्मज व्याधि है, ऐसा भी एक वर्गीकरण आयुर्वेद में दिया है, तो जहां पर लाभ नहीं होता। और एक बात समझ में आती है कि जहां पर कुछ कारण नहीं मिलता, व्याधि निर्माण होने का कुछ कारण नहीं मिलता, जैसे कि हमारे सामने आया हुआ बच्चा है, 3-4 साल का है और उसमें कुछ बहुत बलवान कारण भी नहीं है, वो कारण भी समझ में नहीं आ रहे हैं और तो भी उसको इतना बलवान अगर व्याधि हो गया है, तो ऐसी अवस्था में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा से फायदा नहीं होता, ये भी हमें समझ में आता है। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस है। इस लिमिटेशंस में कुछ लिमिटेशंस ऐसे हैं कि जो आयुर्वेदिक सिद्धांत भी हमें बताते हैं कि यहाँ पर केवल परिपालन करो, और कुछ बातें ऐसी है कि रुग्ण का योग्य चिकित्सक के पास जाना, ये बहुत देर से होता है, तो भी लिमिटेशंस आती है। जी मैडम, आपने बहुत ही अच्छी तरह से आयुर्वेद के बलस्थान और मर्यादा इस पर मार्गदर्शन किया है। आपके मार्गदर्शन से हमें यह पता चला है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम लाइफस्टाइल अच्छी इंप्रूव करने में, लॉन्जिटिविटी बढ़ाने में और उसी के साथ जो कैंसर का मेटास्टेसिस या जो बढ़ रहा है उसे हम रोकने में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनते सुनते आपने कई बार आहार, विचार और आचार इस पर हमें मार्गदर्शन किया है। तो आहार से रिलेटेड मैडम मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऐसे हमें कुछ बता सकते हैं, रेसिपीज या छोटे से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि जैसे कैंसर की या कर्करोग की कोई भी अवस्था हो और उसे हम रुग्ण को हम दे सकते हैं, ऐसे कुछ आप हमें बता सकते हो? अभी आहार का नियोजन कैसे करना या आहार के पदार्थों का निर्णय कैसे करना, इसमें कुछ मार्गदर्शन तौर पर
मैं कुछ बातें बताती हूँ। तो सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि जहाँ पर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ जब हम चिकित्सा करते जा रहे थे, तब कुछ चीजें पूर्णतः वर्ज्य करने को बोलना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें एक बात है कि जो हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची और गरम मसाला, तीखा, ये पूरा बंद करना, इससे बहुत फायदा होता है। तो जो आवश्यक टेस्ट जो आहार को आनी चाहिए और शरीर को जो आवश्यक है, जैसे कि आयुर्वेद का सिद्धांत ही बताता है कि षड्रसात्मक आहार चाहिए। तो जो तीखापन आहार में आना चाहिए, तो वो किससे लाए? तो उसके लिए शुंठी का प्रयोग, जीरक का प्रयोग, शाहजीरक का प्रयोग या धनिया का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो भी हम आहार बनाते हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि आहार बनाते समय जो हम तड़का लगाते हैं, उसके लिए तेल नहीं यूज करते हुए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। उससे भी बहुत फायदा होता है। केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में जो दुष्परिणाम हमें मिलते हैं, उसमें कम होने में ये इस प्रकार के आहार की कृतान्न कल्पना का फायदा होता है। अभी ये हो गया आहार निर्माण के बारे में, मैंने दो बातें बताई। दूसरी बात, आहार के जो द्रव्य है या आहार के जो घटक है, उसमें क्या देना चाहिए। तो पहली बात है कि दाल, चावल, रोटी और सब्जी, इस प्रकार का आहार होना चाहिए, जिसमें न पका हुआ कच्चा आहार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आहार हमेशा दिन में 2 बार या 3 बार अगर हम रुग्ण को आहार देते हैं, तीनों बार वो गर्म होना चाहिए, उष्ण आहार होना चाहिए, उष्णम अश्नीय, जैसे कि फ्रेश बना के देना है। और एक बात आहार के बारे में जो है, ऋतु के अनुसार थोड़ा बदल करना पड़ता है या देश के अनुसार भी बदल करना पड़ता है। लेकिन कुछ रेसिपीज मैं बताऊंगी कि जैसे कि इसमें धातु बल कम होता है, शुद्धबोध भी थोड़ा सा दुर्बल रहता है। तो मूंग की दाल का या यूष का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, जिसमें मूंग दाल का यूष है या कुछ मूंग दाल और उसमें कुछ सब्जी डाल के, वेजिटेबल और दाल, इनका मिक्स जो सूप बनता है, वो रुग्ण को देना चाहिए। दूसरी और एक बात है कि केमोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में रक्त और रस धातु का दौर्बल्यत्व या असारत्व बहुत बढ़ता है। तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का ड्रिंक, मिल्क ऐसा हम बोलेंगे उसको, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, जिसमें एक सूखा अंजीर, 2 काले खजूर और 5 या 6 ब्लैक रेजिन, काले मनुक्का, इनको रात में भिगो के रखना और दूसरे दिन इसकी मिक्सर में पेस्ट बनाना। फिर 1 कप दूध और 1 कप पानी अच्छा सा उबाल के लेना और उसमें ये पेस्ट डालना, और अगर थोड़ा सा शक्कर चाहिए तो खड़ी शक्कर डालना और ये देना। इससे ही उत्तम ब्रेकफास्ट पेशेंट का होता है। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, कृपया म्यूट कीजिए। तो इस प्रकार के जिसको हम मॉर्निंग ड्रिंक या ब्रेकफास्ट ड्रिंक बोलेंगे, इससे रस की और रक्त की सारता अच्छी रहती है, धातु बल अच्छा रहता है, शरीर में पोषण मूल्य अच्छे मिलते हैं। लेकिन पूरा ब्रेकफास्ट होने के बाद ये नहीं देना है, इसकी क्वांटिटी पहले, और अगर बाद में थोड़ी भूख है तो और कुछ जो लघु है, पचने में हल्का आहार है, इस प्रकार का आहार देना चाहिए। मेरा पीएचडी का जो थीसिस है, वहां पर उसमें मैंने ये आहार कल्पना के ऊपर काम किया है। उसमें एक ग्रुप में व्याधिकर्षित अवस्था में इस औषधि का प्रयोग जब मैंने किया था, तो व्याधिकर्षित जो कैंसर के से ही व्याधिकर्षित रुग्ण है, उनको ये आहार कल्पना का प्रयोग मैंने किया था और उससे बहुत अच्छा धातु बल प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार के एक रेसिपी मैंने बताई। तो आहार का नियोजन, ये कुछ गाइडलाइंस मैंने बताई। अगर ओरल कैंसर है तो वहां पर द्रव आहार ही देना चाहिए। तो उसमें मनुका का सूप है, या पफ राइस का सूप है, या अनार का जूस है, या दाल का सूप है, या जवार की कांजी है, थोड़ा सा उसमें तक्र डाल के बनाते हैं। तो इस प्रकार से कृतान्न कल्पना, जो अपने पारंपरिक आहार्य कृतान्न कल्पना है, उसके साथ अगर हम चलते गए, और जैसे मैंने बताया उसमें सुपाच्य होने के लिए और शरीर के पोषण के लिए उसमें थोड़ा धनिया, जीरा या पुदीना, साजुक घी, इसका प्रयोग करने से ये ज्यादा पोषण मूल्य भी होता है, और उससे जो साइड इफेक्ट्स है वो भी कम होने में मदद होती है। बहुत ही अच्छी तरह से मैडम आपने हमें मार्गदर्शन किया और बहुत ही अच्छी तरह से आहार की छोटी छोटी आपने हमें कृतियां बताई। अब आपने काफी अब हम काफी समय से कर्करोग के कारण, उसके लक्षण, कैसे हमें पता चले कि कर्करोग है या नहीं, उसकी चिकित्सा क्या है, एलोपैथी में क्या है, आयुर्वेदा में हम कैसे कर सकते हैं, आयुर्वेदा से क्या पथ्यापथ्य हम कर सकते हैं, मानसिक अवस्था में कौन सी अवस्था में क्या विचार करना चाहिए, ऐसे हम कई सारे प्रश्नों पर आपने हमें बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया। तो अब हम आखिरी कार्यक्रम के आखिरी तौर में या उसमें आ गए हैं। तो मैडम, मैं अब सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ उनके कोई प्रश्न है तो वह हमें पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में चेक करती हूँ मैडम, एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ, तो उसका आप उत्तर दीजिएगा मैम। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैम। इज देयर एनी केसेस ऑफ कार्सिनोमा इन विच only by Ayurvedic interventions we can treat, or chemo, radio, or surgical is the only primary treatment and Ayurveda is only as supportive? प्रश्न में दो बातें पूछी है कि कौन से कैंसर में केवल आयुर्वेद से होता है, ऐसा ही है ना? जी हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी फायदा होता है। जैसे मेरे पास भी कुछ अनुभव इसके है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कैंसर मैंने ठीक किए या पूरे उससे व्याधि मुक्त अवस्था आ गई। तो डिसीज फ्री लक्षण है, लेकिन इसको हमें बहुत दिन तक उसका ऑब्जर्वेशन भी रखना चाहिए। दूसरी ये बात है कि केवल केमो, रेडियो और सर्जरी ही देना चाहिए, ऐसा ही पूछा है ना? तो केमो, रेडियो, सर्जरी, ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो महत्वपूर्ण है वो तो जरूरत के अनुसार देनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम देते गए तो फायदा अच्छा होता है। और एक बात है कि ऐसे कई कैंसर के प्रकार है जहां पर एलोपैथी के डॉक्टर जो केमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, वो भी बताते हैं कि केमो से कितना फायदा होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यही एक ट्रीटमेंट है, वो हम करके देखेंगे। जैसे कि मेरे पास भी एक रुग्ण आई थी, उनको ये बताया गया था कि आपको सीए लीवर है और ग्रॉस असाइटिस हुआ था, और उनको बताया था कि इसमें केमोथेरेपी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम केमो देंगे तो भी इनका लाइफ ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 महीने तक है, और अगर नहीं देंगे तो भी इतना ही लाइफ है। और फिर उन्होंने केमो ट्रीटमेंट नहीं लेते हुए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास जब आए थे, उसको अभी 2 साल पूरे हो गए। उनका ग्रॉस असाइटिस भी केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पूर्ण कम हो गया, और अब उनका जीवन मान भी अच्छा है। अभी उनका सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी नॉर्मल है, स्कैन में लीवर साइज थोड़ी बड़ी हुई है ये दिखता है। उनके ट्यूमर मार्कर्स जरूर बड़े हुए हैं, लेकिन वो सिम्टम्स फ्री है और उनका जीवन मान अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ अवस्था है जहां पर केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से फायदा होता है। और एक मैं मेरा अनुभव बताती हूँ कि जहां पर रुग्ण की उम्र बहुत ज्यादा है, जैसे कि 75 के आगे है, और
ये सभी केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सहत्व उनमें अगर नहीं है, कुछ अन्य व्याधि के कारण फिटनेस नहीं है, तो केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, भले वो किसी भी टाइप का कैंसर हो, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके ही हम उनका जीवन मान अच्छा रख सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में हमें रुग्ण को पूरी बातें समझना आवश्यक है, समझाना भी आवश्यक है। ऐसा ना हो कि अगर पेशेंट ने हमें बता दिया कि हमने बोल दिया और उन्होंने बताया कि हम आपके साथ रहेंगे, और कुछ 1-2 महीने में ही उसका डिसीज अगर बढ़ गया, तो हो सकता है पथ्य पालन अगर ठीक नहीं है, उनकी श्रद्धा ठीक नहीं है, उनका मानस संतुलन ठीक नहीं है, तो व्याधि बढ़ भी सकता है। तो ये पूरी जानकारी देके हमें उनको बताना चाहिए। लेकिन जहाँ पर तरुण रुग्ण है, व्याधि एग्रेसिव है, और जहाँ पर रिपोर्टेड केमोथेरेपी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिपोर्टेड रेडियोथेरेपी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वहां पर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही काम करना आवश्यक है। लेकिन केमो रेडियो के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने से बहुत अच्छा लाभ होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तुझा माइक। यह सवाल मैडम हमें डॉक्टर अभिरंजन जी उन्होंने पूछा था। उसी सवाल से लेकर उन्होंने रिलेटेड आगे पूछा है कि अम्ल रस के बारे में आप प्लीज हमें गाइड कीजिए कि अम्ल रस का रिस्ट्रिक्शन या कैसे करें, जैसे लींबू है या ऑरेंज है, तो ऐसे कैंसर के केसेस में फ्रूट्स का हम कैसे विचार कर सके, स्पेशली अम्ल रस रिलेटेड फ्रूट्स का। केवल एक रस के बारे में हम ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, सभी रस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि केमो रेडियो के समय हमें कटु रस में कुछ द्रव्य परिवर्तन करना है, जैसे कि हरी मिर्ची नहीं देना है लेकिन जीरक देना है। तो इसी प्रकार से अम्ल रस के बारे में भी हमें समझना चाहिए। जैसे कि अम्ल रस में दाड़िम में भी अम्ल रस होता है, और दाड़िम रक्त के लिए अच्छा है, और कैंसर के आहार नियोजन में दाड़िम का भी प्रयोग होता है। दाड़िम है, अमचूर है, इस प्रकार के अम्ल रस के द्रव्यों का भी प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक रस टोटली बंद करना है। हमारे आहार के लिए षड रस आवश्यक है, लेकिन उसका योग्य प्रमाण और उस द्रव्य का योग्य नियोजन, द्रव्य के चूज, ये भी योग्य होना चाहिए। अगर फ्रूट्स के बारे में अगर आप बोलते हैं, तो वैसे ही आयुर्वेदीय शास्त्र में फल वर्ग के में बारे में बताया है कि दो ही फल नित्य सेवनीय और पथ्यकर है। उसमें एक है मृद्विका, काले मनुका, और दूसरा है अनार, दाड़िम। तो ये दो ही फल है। और आजकल जो फल का सेवन होता है वो बहुत गलत तरीके से होता है। हर दिन फल खाना चाहिए, खाने के बाद फल खाना चाहिए, सीजन के अनुसार नहीं। हर एक सीजन में हर एक प्रकार का फल मिलता है, तो वो भी लेना चाहिए। अभी ठंडी के दिन में भी जैसे कि कलिंगड़ आता है या और कुछ भी आता है, वसंत ऋतु शुरू होते हुए हुए ही द्राक्ष का सेवन होता है, तो ये सभी गलत है। तो जो ग्रंथ में सभी आहार के विधि बताए हैं, चाहे वो फल वर्ग के बारे में हो, चाहे वो धान्य वर्ग के बारे में हो, चाहे वो दुग्ध वर्ग के बारे में हो, वो सभी का अच्छे से पालन होना, यही आहार नियोजन करने में सहायता देता है। जैसे मैडम ने अभी कहा कि जैसे आजकल हर समय फ्रूट खाने की बात की जाती है, तो आयुर्वेदा के हिसाब से कौन सा समय फल खाने के लिए योग्य है, कौन से समय हम फल ले सकते हैं? अभी फल वर्ग जब लेना है, तब जिनका अग्नि अच्छा है, क्षुधा उत्तम है, वहां तब लेना है। तो पहला नियम हो गया कि क्षुद्बोध के बाद फल खाना है। दूसरा नियम ये हो गया कि पहले क्षुधा, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जब क्षुद्ध बोध होता है, तब फल न खाए तो अच्छा है। जब शाम को 5-6 बजे जहां पर फल भूख लगती है, तब फल का प्रयोग अगर करे तो अच्छा होता है।
दूसरी बात है, रात को सूर्यास्त के बाद जब हम खाना खाते हैं उसके बाद तो फल बिल्कुल नहीं खाना है। और तीसरी बात है कि फल के साथ दुग्ध का कुछ भी विकृति या दुग्ध का सेवन नहीं होना चाहिए। चाहे वो चाय भी हो तो भी उसके एक साथ चाय और फल ऐसा नहीं खाना चाहिए। फ्रूट डिश पूना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ बताया है कि मधुर रस खाने के पहले लेना चाहिए। तो हम हमारे जो हमारा लंच है उसमें भी थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकते हैं और पहले एक दो जिसको हम छोटा सा फ्रूट पहले मधुर रस के तौर पर और बाद में अपना खाना ऐसा ले सकते हैं। लेकिन हर दिन फल खाना ही चाहिए ये बात भी योग्य नहीं है। जी मैडम। और एक प्रश्न आया है कि जैसे कैंसर के कारण एक किडनी निकाली गई है, तो इस पेशेंट में कैसे आहार का विचार करना चाहिए, और जैसे स्थान वैगुण्य और उसके कारण हुई हुई वात वृद्धि, इस पर हम कैसे विचार कर सकते हैं? अभी वैयक्तिक कुछ रुग्ण के बारे में पूरा डिस्कस करना यहाँ पर तो काफी संभव नहीं है कि एक रुग्ण में ऐसा हुआ तो उसके लिए क्या करें। केवल उसके निदान के तौर पर या निदान के साथ कुछ सुझाव देना मुझे लगता है योग्य नहीं होगा। लेकिन स्थान की जो बात कही है, तो अगर ऐसे रुग्ण में किडनी निकालने से स्थान दौर्बल्य होता है ऐसा नहीं है। जो केवल विकृत ही अवयव था उसको ही निकाला होगा, तो उस रुग्ण के बारे में ये स्थान का कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस स्रोतस का या जिस अवयव का कैंसर होता है उस स्थान के बारे में कुछ न कुछ चिकित्सक में या आहार में बदल होना आवश्यक है। जैसे कि अगर ओरल कैविटी में कैंसर है तो ऐसे स्थान में अगर कैंसर है तो आहार में जैसे मैंने बताया कि द्रव आहार देना पड़ता है। तो एक बार सब नहीं जाता तो थोड़ा थोड़ा, और उसमें जो वैरायटी जो मैंने बताई वो भी आप कर सकते हो। उस स्थान के बल के लिए जो अगर चिकित्सा करनी है आहार के साथ या कुछ उपक्रम के साथ, तो जैसे ओरल कैविटी के बारे में अगर हमें करना है तो व्याधि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद कवल, गंडूश, प्रतिसारण, ऊर्ध्व जत्रुगत नस्य, इस प्रकार की चिकित्सा उपक्रम से उस स्थान की चिकित्सा की जाती है। तो पर्सनली कुछ एक ही रुग्ण के बारे में मुझे लगता है यहाँ पर बताना काफी कठिन होगा। लेकिन एक सिद्धांत के तौर पर कुछ बताने का मैंने प्रयास किया है। जी मैडम। ऐसे ही और किसी ने मैडम ओरल कैंसर रिलेटेड पेशेंट के बारे में पूछा है, तो उससे रिलेटेड भी मैं यही, आपने जैसे अभी कहा कि एक किसी का पर्टिकुलर केस लेके हम डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो हैं। मैडम आप जो आपका जो सवाल है वो आप अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान से डॉक्टर गयाल मैडम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, और आप उनसे डायरेक्ट बात करके आप अपने रुग्ण के प्रति आपके मन में जो भी सवाल है या आप जो भी डाइट रिलेटेड आप जो भी जानना चाहते हो उससे आप कभी भी हमसे संपर्क करने सकते हो, हम आपको सजेशन देंगे। आजकल मैडम और एक सवाल आया है कि जैसे आजकल कई सारे लोग अर्ली मॉर्निंग दिन में दिन शुरू करने से पहले ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम है, किशमिश है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ मार्गदर्शन करें, ऐसे एक सवाल है। अभी सामान्य नियम जो है कि क्षुद्बोध के बाद ही खाना है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो नहीं तो सोना भी हो, नहीं खाना है। क्योंकि जब शुद्धबोध नहीं है तब जो भी खाओगे उससे दोष ही बढ़ेंगे। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो करेले का जूस हो, चाहे वो रसायन तौर पर आंवले का जूस भी हो। तो सवेरे उठे बराबर खाली पेट जब शुद्धबोध नहीं है तब आयुर्वेद बोलता है कि पानी भी नहीं पीना है, उषपान भी गलत है। जैसे कि उषपान के भी कुछ नियम है और किसने उषपान करना है, तो बहुत कम उषपान इंडिकेटेड ही नहीं है। जहां पर गर्म पानी भी शीतवीर्य का हो सकता है, तो वहां पर सवेरे उठे बराबर ड्राई फ्रूट्स या जूस ये सभी लेना बिल्कुल गलत है। उसके पहले व्यायाम, अभ्यंग और स्नान
इसके बाद जो शुद्ध बोध होता है, तब चाहे वो आप पथ्यकर ड्राई फ्रूट्स ले लो, मनुका ले लो, या जैसे मैंने बताया शुद्ध बोध अच्छा होने के बाद जो ड्राई फ्रूट ड्रिंक है वो ले लो, तो उससे अच्छा फायदा होगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग शुद्ध बोध न होते हुए कुछ भी लेना, ये टोटली गलत है। ये दोष को ही बढ़ाएगा। जी मैडम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। अगर वो सोना भी है तो वो भी अपाय करेगा, ना ही वो ड्राई फ्रूट हो या सोना हो। वो शुद्ध बोध का विचार करके, व्यायाम करके ही हमें उसका इस्तेमाल या उसका आहार में आचरण करना चाहिए। एक बार मैडम मैं जस्ट चेक करती हूँ और कुछ सवाल है क्या? हाँ जरूर। मैडम अभी कुछ सवाल तो है नहीं। लोगों ने पूछा है कि इसका रिकॉर्डिंग हमें मिल सकता है क्या? तो मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि फेसबुक पर इसका रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगा। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान को आप टैग कीजिए, उसमें आपको यह रिकॉर्डिंग मिलेगा। डॉक्टर गयाल जी मैडम का मोबाइल नंबर मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, तो अगर किसी को अपने पेशेंट से रिलेटेड या अपने कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछने तो आप डायरेक्टली मैडम से कभी भी पूछ सकते हो। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान का व्हाट्सएप मैसेंजर का भी एक ग्रुप है कि जिससे भी आप जुड़ सकते हो। वहां पर भी जाकर आप कभी भी हमसे आपके सवाल पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और मुझे लगता है हमारे मन में जो कई सारे सवाल उठे हुए थे उसका आपने बहुत ही अच्छे से हमें उसका जवाब भी दिए, मार्गदर्शन किया और हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना जी, आप अभी कुछ कहना चाहते हो? एक मिनट, अभी जो प्रश्न पूछे गए सुलक्षणा जी ने, उसके अनुसार मैंने सभी के आंसर देने का प्रयास भी किया है, और सुलक्षणा जी ने भी बहुत अभ्यासपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए थे, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि मैं इस कार्यक्रम के तो माध्यम से सभी को एक बात सॉरी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बात सभी जो यहाँ पर जुड़े हुए वैद्य है या जो अन्य व्यक्ति है, अन्य सामान्य व्यक्ति है, जो उत्सुकता के कारण या उसके नॉलेज के कारण यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी को एक बात मैं शेयर बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद शास्त्र, ये भारतीय वैद्यक शास्त्र, ये संशोधन के बाद ही प्रस्थापित हुआ और प्रकाशित हुआ शास्त्र है। तो आप सभी जन जो वैद्य नहीं है उनसे मैं कहूंगी कि आप सभी जन अपने अपने संबंध में या अपने घर के पास जो भी वैद्य है उनके साथ जुड़ते रहो, और आपके स्वास्थ्य के लिए, अपने अस्वास्थ्य के लिए, अपने कौटुंबिक स्वास्थ्य के लिए उनके मार्गदर्शन लेते रहो। और हमारा अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान तो वैद्य अपुल्या घरी, आप सभी के साथ, आपके सभी के यहाँ हम बार बार उपस्थित होंगे ही, और ऐसे ही अन्य अन्य विषयों के साथ हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए भी उत्सुक है। तो आप सभी जन यहाँ पर जो उपस्थित हुए उनका फिर एक बार धन्यवाद, सुलक्षणा जी का भी धन्यवाद। और ये कार्यक्रम सफल करने के लिए हमारे अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की जो एक बहुत बड़ी व्यक्ति है, मेघना काशीकर, जो सभी हर बार बहुत उत्साहित होके हर एक कार्यक्रम के नियोजन में उसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उसका भी धन्यवाद। माधुरी जो हमारे साथ हमेशा रहती है, उसका भी धन्यवाद। और मैंने मेरे अनुभव के साथ और मेरे एक्सपीरियंस कुछ रुग्ण अनुभव के साथ जो यहाँ पर बताया, तो वो सभी मेरे जो गुरुजन जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे ये अनुभव देने का एक मौका दिया, और जिन रुग्णों ने मेरे पास से चिकित्सा ली और मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, उनका कारण है कि मैं ये बात बता सकूं यहाँ पर। तो उन सभी का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद उपस्थित करती हूँ। और इसमें जो कुछ भी त्रुटियां है वो मेरी है, और जो कुछ भी आपको अच्छा लगा तो ये इन सभी का है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आप सभी को
आप सभी श्रोताजन को मैं बताना चाहती हूँ कि अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान से ऐसे अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करने वाले हो। तो हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से हमें ज्वाइन कर सकते हो अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के लिए ग्रुप को, या फिर आप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारे अलग कौन कौन से व्याख्यान है या कौन से उपक्रम है। धन्यवाद मैडम। मेघना जी, आप कुछ बताना चाहते हो? नहीं, इस तरीके के अलग अलग इंटरव्यूज हम लेना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में फेसबुक पर और या फिर व्हाट्सएप मैसेज में आपको पोस्ट हम प्रस्तुत करेंगे। तो ज्वाइन विथ अस ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पे अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के पोस्ट आते हैं और उनके अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान का अकाउंट भी है, तो आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।